हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में वी हैड कंप्लीटेड चैप्टर 2, पर आज फिर से हम एक क्लास रख रहे हैं चैप्टर 2 पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। फिजिक्स देखिए एक ऐसा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है जिसमें कि सिर्फ थ्योरी याद कर ली आप लोगों ने या डेरिवेशंस याद कर ली। इसमें न्यूमेरिकल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और पिछले कई सालों से ना फिजिक्स पेपर में थ्योरी पे उतना स्ट्रेस नहीं आ रहा है। डेरिवेशंस रटने वाली या फिर रटने वाले क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछे जा रहे। मोर ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स पे स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है। और ये तभी आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब आप लोगों ने सफिशिएंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे होंगे। मैंने आप लोगों को स्टडी मटेरियल के साथ साथ असाइनमेंट्स दी थी, उसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कई सारे और अच्छे वाले क्वेश्चंस भी हैं। वो आप लोग करोगे तभी आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा बोर्ड पेपर देने का। तो आज की क्लास में हम कई इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। These are the different question numbers। आपकी जो प्रैक्टिस असाइनमेंट है आपके वेबसाइट पे अवेलेबल है, उस प्रैक्टिस असाइनमेंट में से ये कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना पेपर में, उतना कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाओगे। फिजिक्स में सिर्फ डेरिवेशन थ्योरी रट के आप अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिसिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेट्स सी सम क्वेश्चंस टुडे फ्रॉम चैप्टर 2। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से वील स्टार्ट चैप्टर 3। क्वेश्चन नंबर 7, दे आर फ्रॉम योर प्रैक्टिस असाइनमेंट। तो अगर आपने वो अटेम्प्ट नहीं करी है तो आज की क्लास सुनने का कोई फायदा नहीं होगा। पहले ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली अटेम्प्ट कर लो, एक बार अपने आप ट्राई करो, उसके बाद फिर ये क्लास अटेंड करोगे तो कोई बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है वो। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, और वो पूछ रहा है वीपी माइनस वी क्यू जो होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और पहला केस वो कह रहा है कि जो क्यू है वो पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव चार्ज यहां रखा है और वो पूछ रहा है वीपी माइनस वी क्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। व्हाट इज वीपी? वीपी है इस पॉइंट का पोटेंशियल और VQ है इस पॉइंट का पोटेंशियल। Q जो हमें यहाँ पे सोर्स चार्ज रखा हुआ है, ये एक सोर्स चार्ज है और ये दो पॉइंट्स हैं। कोई रैंडमली कोई दो पॉइंट्स उसने ले रखे हैं यहाँ पर कोई चार्ज नहीं रखा है, दे आर जस्ट 2 पॉइंट्स। चार्ज यहाँ पर रखा है। अब अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाती है, और किसी पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा है या कम है, वीपी बड़ा है या वीक्यू बड़ा है, उसके लिए मैंने आपको एक रूल बताया था। मैंने बताया था जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहले पहुंचती है उस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से जा रही है, इट इज रीचिंग दिस पॉइंट फर्स्ट। ये पहले P पर आती है और फिर Q पर जाती है, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल हाई है, इस पॉइंट का पोटेंशियल लो है। यानी VP बड़ा है, VQ छोटा है, VP बड़ा है, VQ छोटा है। बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर रहे हो आप, यू विल गेट पॉजिटिव, यानी VP माइनस VQ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, अगर हमारा सोर्स चार्ज ये जो Q है ये नेगेटिव होता, लेस देन 0 है, यानी ये नेगेटिव चार्ज है। अब वो पूछ रहा है अब बताओ VP माइनस VQ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। कैसे करेंगे इस बार ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज के केस में लाइंस बाहर नहीं जाएंगी, उल्टा इंफिनिटी से लाइंस अंदर की तरफ आएंगी। नेगेटिव चार्ज की मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई हुई है, लाइंस जो है वो अंदर की तरफ आएंगी। अब सेम रूल अप्लाई करो पिछली बार वाला, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहले आई है। इस बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से नहीं जा रही, ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज पर जो लाइनें हैं वो इंफिनिटी से नेगेटिव की तरफ आती है। ये देखो ध्यान से, ये लाइन जो है इंफिनिटी से नेगेटिव पर आकर टर्मिनेट हो रही है। किस पॉइंट पर ये लाइन पहले पहुंची है?
जब ये लाइन आ रही है किस पॉइंट पर पहले पहुंची है, ये Q पर पहले पहुंची है, यानी Q हैज हाई पोटेंशियल, P हैज लो पोटेंशियल। VQ बड़ा है, Q पे पोटेंशियल ज्यादा है, P छोटा है, यानी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इस बार VP माइनस VQ छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट हुआ, इस बार VP माइनस VQ नेगेटिव आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा पर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये 1 मार्कर के ईच पार्ट पूछे जा सकते हैं, तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहले पहुंचती है उस पॉइंट का पोटेंशियल हाई होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ऑल दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर प्रैक्टिस असाइनमेंट। आपके वेबसाइट पर एक प्रैक्टिस असाइनमेंट का हेडिंग है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको असाइनमेंट मिलेगी। उस असाइनमेंट में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और भी डिफरेंट शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। उसी असाइनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लीज रेफर टू क्वेश्चन नंबर 37 फ्रॉम योर असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, फिगर बनाई है मैंने, कैपेसिटर कॉम्बिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, C1 C2 दो कैपेसिटर्स हैं, बैटरी है और C3 है। वो कह रहा है फाइंड द चार्ज एंड एनर्जी ऑन ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज स्टोर होगा और हर एक कैपेसिटर पे कितनी एनर्जी होगी। कैसे प्रोसीड करना है, सबसे पहले देखते हैं कि ये एक सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कहां बन रहा है। सीरीज सबसे पहले देखते हैं। ध्यान से देखेंगे आप तो आपको रियलाइज होगा कि C1 और C2 जो है ये सीरीज में है। मैंने आपको बताया था सीरीज में वो कैपेसिटर्स होते हैं जो एक तरफ से जुड़े हो, ये वाले इस साइड से जुड़े हैं और बीच में से कोई और वायर भी नहीं निकल रहा, यानी C1 की एक प्लेट C2 की दूसरी प्लेट से जुड़ी हुई है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे C1 एंड C2 आर इन सीरीज। ये 6 है, ये भी 6 है, तो 1/C इक्विवेलेंट इज 1/6 प्लस 1/6, यानी ये हो गया 1/3। अब बहुत बच्चे इसको रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं, वो 1/3 ले लेते हैं। ये 1/C इक्विवेलेंट है, ध्यान दो इस बात का, यानी C इक्विवेलेंट आया 3 और यूनिट क्या ही रहेगा, माइक्रोफेराड। तो ये दोनों कैपेसिटर्स सीरीज में मिलाकर हमें देते हैं 3 माइक्रोफेराड। अच्छा, इस कैपेसिटर को मैं, ये C1 था, ये C2 था, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा मैं उसको नाम दे देता हूं C12। C1 और C2 1 और 2 का रिजल्टेंट है ये। इसको मैं नाम ऐसा दे रहा हूं कि मेरे को देखते ही पता लग जाएगा कि ये C12 किन दोनों से मिलाकर बना होगा। अगर C1 है और C2 है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है, इनका जो C1 और C2 को जब मैंने कंबाइन करा सीरीज में, तो जो रिजल्टेंट आया उसको मैं नाम दे रहा हूं C12, यानी C12। नाम भी हम ऐसा दे रहे हैं कि हम देखते ही पहचान जाएं कि हाँ ये C1 और C2 से मिलाकर बना होगा। ठीक है ना, वैसे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप नाम C4 दे दो, कुछ भी दे दो, पर ये नाम अगर दोगे तो आपके लिए भी आसान रहेगा आगे समझना कि ये कहां से आया था। ठीक है ना, तो अगली फिगर देखते हैं कैसे बनेगी। इसमें इन दोनों की जगह C1 और C2 की जगह हम इन दोनों का रिजल्टेंट शो करेंगे। तो बाकी का पार्ट सेम रहेगा। देखो पहले मैं बाकी का पार्ट बनाया था, बैटरी जो है वो एज इट इज रही, C3 जो है वो भी एज इट इज रहेगा, C3 6 माइक्रोफेरेड है, और इस साइड ये जो दोनों थे C1 और C2, अब ये कंबाइन होकर एक ही कैपेसिटर बनेगा।
ये देखिए, इस फिगर को मैंने रीड्रॉ करा है। ये जो दोनों कैपेसिटर्स थे C1 और C2, ये दोनों अब कंबाइन होकर एक ही कैपेसिटर बन गए हैं और इसको मैंने नाम दे दिया है C12। और C12 है हमारा 3 माइक्रोफैराड और ये सेल हमारा 12 वोल्ट है। अब हमारे लिए करना आसान होगा सॉल्व इसको, क्योंकि ये दोनों अब पैरेलल में है। ध्यान से देखिए, ये इससे जुड़ा है, इसकी टॉप वाली प्लेट उसके टॉप वाली प्लेट से जुड़ी है और इसकी जो बॉटम वाली प्लेट है वो इसके बॉटम वाली प्लेट से जुड़ी है। यानी C12 और C3 जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। कितना आएगा इनका इक्विवेलेंट? C12 प्लस C3 यानी 3 प्लस 6 यानी 9 माइक्रोफैराड। यानी ये कॉम्बिनेशन में जो टोटल कैपेसिटेंस होगी दैट विल बी 9 माइक्रोफैराड। पर खैर उसने वो पूछा नहीं है, उसने हमसे पूछा है व्हाट इज द चार्ज एंड एनर्जी ऑन ईच कैपेसिटर। मेरे को इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं पूछा उसने, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। मुझे चार्ज निकालना है कि इन कैपेसिटर्स पर कितना चार्ज होगा। कॉन्सेप्ट देखो क्या था, ये दोनों पैरेलल में हैं। रिकॉल करेंगे अगर आप, मैंने पैरेलल के लिए क्या पढ़ा था। जब दो कैपेसिटर्स पैरेलल में होते हैं तो उनको सेल की पूरी पूरी वोल्टेज मिलती है। पैरेलल में आपको मैंने ये भी पढ़ाया था, आपके घर में जो भी डिवाइसेस हैं, फैन, ट्यूबलाइट, एसी, सब पैरेलल में लगे होते हैं। यानी जितना सप्लाई में वोल्टेज आ रहा है 220 वोल्ट, वो पूरा पूरा ट्यूबलाइट को भी मिल रहा है, फैन को भी मिल रहा है, एसी को भी मिल रहा है। क्योंकि पैरेलल में जो वोल्टेज होती है वो दोनों को पूरी पूरी मिलती है। ये वोल्टेज बटेगी नहीं कि 12 में से कुछ इसको मिला कुछ इसको मिला। इसको भी पूरा पूरा 12 वोल्ट मिलेगा और इसको भी पूरा पूरा 12 वोल्ट मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने 10th में भी पढ़ा। आपके घर में जो सप्लाई होता है 220 वोल्ट, अब इसमें आपने ट्यूबलाइट लगाई हुई है, फैन लगाया हुआ है, एसी लगा हुआ है, पर ये सब पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में लगे होने से फायदा क्या होता है? पैरेलल में लगे होने से जो आपकी सप्लाई वोल्टेज है इसको भी 220 मिल रहा है, इसको भी 220, इसको भी 220। पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होती कि कुछ इसको कुछ इसको कुछ इसको, नहीं, पूरी पूरी वोल्टेज इसको भी, पूरी वोल्टेज इसको भी, पूरी वोल्टेज इसको भी। तो हमारे पास देखो यहाँ पर ये सेल है, यानी सप्लाई है हमारा 12 वोल्ट का, दो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं पैरेलल में, इसको भी 12 वोल्ट मिल रहा है और दूसरे वाले को भी 12 वोल्ट मिल रहा है। अब दोनों पर चार्ज फाइंड आउट कर लो। इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा? Q इक्वल टू CV, C इंटू V, और माइक्रोफैराड का ध्यान रखिएगा। तो चार्ज आ जाएगा 12 इंटू 6 72 और यूनिट होगा चार्ज का माइक्रो कूलम। इसको मैं नाम दे देता हूं Q3। Q3 यानी चार्ज स्टोर्ड ऑन द थर्ड कैपेसिटर। और इस कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा इसको मैं नाम दे रहा हूं Q12, चार्ज स्टोर्ड ऑन C12, Q12। ठीक है ना? फॉर्मूला लगाऊंगा मैं C इंटू V। C है 3 और वोल्टेज मिल रही है 12 यानी 36 माइक्रो कूलम। ठीक है, समझ में आया यहां तक? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे, एक लाइन जो मैंने पहले आपको बताई भी है और मैंने कहा था हम कई बार रिपीट भी करेंगे। ध्यान से सुनिएगा वो लाइन क्या थी। जब दो कैपेसिटर्स सीरीज में होते हैं, यहां पे देखो ये दोनों सीरीज में थे, जब दो कैपेसिटर्स सीरीज में होते हैं तो दोनों पर जो चार्ज होता है वो सेम होता है। मैंने बताया था सीरीज में अगर कैपेसिटर्स लगे हैं तो सब पे चार्ज सेम स्टोर होगा, चाहे कोई बड़ा कैपेसिटर है चाहे छोटा है। अगर सीरीज में है तो दोनों पर चार्ज स्टोर सेम होगा और उतना ही होगा जितना उन दोनों के रिजल्टेंट वाले पर है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एक बार बताई थी, आपके स्टडी मटेरियल में भी ये लाइन लिखी हुई है जब आपका सीरीज और पैरेलल कंपेयर हुआ था। जैसे पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, ये दोनों पैरेलल में थे
तो इनको वोल्टेज सेम मिली है। ऐसे ही सीरीज में जब होते हैं कैपेसिटर्स, अगर कैपेसिटर्स सीरीज में है तो दोनों पर चार्ज स्टोर सेम होगा और उतना ही होगा जितना चार्ज इन दोनों के इक्विवेलेंट वाले पर है, उतना ही इस पे भी होगा, उतना ही इस पे भी होगा। तो ये देखो, ये दो कैपेसिटर सीरीज में है और इन दोनों का रिजल्टेंट C1 का और C2 का रिजल्टेंट कौन है? C12 है। तो जितना चार्ज रिजल्टेंट पर है उतना ही इस पर भी होगा 36 माइक्रोकूलम और उतना ही इस पर भी। तो देखिए प्रॉपर्टी हमने लगाई कि सीरीज में दोनों पर चार्ज सेम है और दोनों पर उतना ही है जितना इन दोनों के इक्विवेलेंट वाले पर है। ठीक है ना? तो अब हमें तीनों कैपेसिटर्स पे चार्ज पता लग गया। C1 पे जो चार्ज है उसको मैं Q1 बोल रहा हूं, C2 पे जो चार्ज है उसको मैं Q2 बोल रहा हूं और C3 पे जो चार्ज था उसको मैंने Q3 बोला। 72 माइक्रो। ठीक है ना? समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, अब वो और एक चीज पूछ रहा है। चार्ज तो मैंने निकाल लिया, ही इज ऑल्सो आस्किंग यू व्हाट इज द एनर्जी ऑन ईच कैपेसिटर। एनर्जी अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? एनर्जी का हमें तीनों कैपेसिटर्स का चार्ज पता है। आई नो व्हाट इज द चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर। क्या एनर्जी का कोई फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ चार्ज? रिकॉल करिए, एनर्जी के आपने फॉर्मूले पढ़े थे, हाफ CV स्क्वायर, Q स्क्वायर बाय 2C या हाफ QV। इसमें से हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। मेरे को हर कैपेसिटर का चार्ज भी पता है और हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी पता है। करके देखते हैं। लेट अस से मैं इसके लिए पहले करता हूं। कैपेसिटर 3 पे कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? मैं बोलूंगा U3 इज Q स्क्वायर बाय 2C। Q स्क्वायर यानी 72 इंटू 10 की पावर -6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू इसकी कैपेसिटेंस 6 इंटू 10 की पावर -6 Q स्क्वायर बाय 2C। चार्ज हमें पता ही है कितना है, 72 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 2 इंटू C। ऐसे इस पे भी कर सकते हो आप, इसको U2 बोल दो। Q स्क्वायर 36 इंटू 10 की पावर -6 का स्क्वायर बाय 2, कैपेसिटेंस कितनी है इसकी? 6 इंटू 10 की पावर -6। तो दिस विल बी द एनर्जी स्टोर्ड। ऐसे ही आप इस पे भी निकाल सकते हो U1। ठीक है, हिंट मिल गया आपको। एनर्जी अब आप लोग अपने आप कर पाएंगे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 37। नहीं समझ में आया तो एक और बार प्ले करो, समझ में आएगा। उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो फिर मेरे से पूछो। ओके, लेट अस नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 42। 42 और 43 दोनों पे ध्यान दीजिए, दोनों सिमिलर से क्वेश्चंस हैं। कैपेसिटर हमें दिया हुआ है, कैपेसिटर के अंदर 2 डाइलेक्ट्रिक्स डाले हुए हैं उसमें। ध्यान से देखो कैसे अब टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे अगर 2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो उसके अंदर। हमने एक स्लैब वाला क्वेश्चन करा हुआ है, पर इस बार कैपेसिटर के अंदर 2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स हैं। देखिए दोनों की फिगर मैंने साथ साथ बनाई है सो दैट हम डिफरेंस समझ सकें कि दोनों में डिफरेंस क्या है। 42 में हमारा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये 2 प्लेट्स हैं। प्लेट का एरिया A होता है और प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन होता है वो D होता है। 2 अंदर डाइलेक्ट्रिक रखे हैं आधे आधे, आधे में K1 है, आधे में K2 है। सेम 43 में है, पर देखिए थोड़ा सा फर्क अगर आप लोग नोटिस कर सकें, अरेंजमेंट अलग है स्लैब्स का। प्लेट का एरिया A है, प्लेट के बीच में डिस्टेंस D है और 2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसने इस तरीके से डाले हुए हैं। अब वो कह रहा है दोनों केसेस में नेट कैपेसिटेंस निकालो। फर्क दोनों में नोटिस करो किस तरीके से है। एक करते हैं आप, आपको दूसरा अपने आप फिर समझ में आ जाएगा क्या करना है। इसमें देखिए है तो ये एक ही कैपेसिटर, इसमें आधे में K1 वाला डाइलेक्ट्रिक है, आधे में K2 वाला। तो मैं क्या करता हूं, मैंने प्लेट्स को भी 2 को अलग अलग ही मान लेता हूं। ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, ये प्लेट आधी आधी कर दी। इस वाली प्लेट का एरिया A/2
इधर वाली प्लेट का एरिया भी a/2। इस तरीके से मैंने अज्यूम करा, देखो ध्यान से। तो इससे क्या हुआ, इसको मैं एक अलग कैपेसिटर मानूंगा C1 और इसको मैं एक अलग कैपेसिटर मानूंगा। एक ही कैपेसिटर है पर उसको आधा आधा करके इस आधे को एक अलग कैपेसिटर मान रहे हैं, इस आधे को एक अलग कैपेसिटर मान रहे हैं। ध्यान से देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, फिगर कैसे बन रही है। ये हमारा C1 हो गया, थोड़ा सा दूर करके बना रहे हैं जिससे फिगर में क्लैरिटी रहे। प्लेट का एरिया a/2 है, इसका भी एरिया a/2 है। अच्छा, डिस्टेंस इसका d ही रहेगा, डिस्टेंस तो d ही रहेगा इसका भी, और डिस्टेंस इसके लिए भी दोनों के लिए तो डिस्टेंस d ही रहेगा। अच्छा, ये दोनों प्लेट्स आपस में, एक ही तो प्लेट थी, यानी ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और ये दोनों बेसिकली एक ही प्लेट्स तो थी, यानी ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये हमारी फिगर बन रही है कुछ, ये दो कैपेसिटर की तरह मैं इसको शो कर रहा हूं। अच्छा, अब ये वाला जो लेफ्ट वाला कैपेसिटर है ये फुल्ली ऑक्यूपाई हो रहा है विद अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1। ये पूरा पूरा K1 से फिलअप हुआ हुआ है। ऐसे ही दूसरा जो कैपेसिटर है ये पूरा पूरा K2 से फिलअप हुआ हुआ है। ध्यान से देखो इस फिगर को कैसे हमने यहां शो करा। अब इसकी कैपेसिटेंस C1 और इसकी कैपेसिटेंस C2। अगर आप रिकॉल करें, जब मैंने आपको कैपेसिटर की डेरिवेशन कराई थी, मैंने एक स्लैब डाल के डेरिवेशन कराई थी। बीच में एक स्लैब होती थी जिसकी थिकनेस होती थी T और ये डिस्टेंस होता था D। उसके बाद हमने कुछ स्पेशल केसेस करे थे। एक मैंने आपको स्पेशल केस कराया था वो वाला जब स्लैब पूरा पूरा रीजन ऑक्यूपाई करती है। मैंने आपको एक केस कराया था फुल्ली ऑक्यूपाइड वाला, जब डाइलेक्ट्रिक पूरा पूरा रीजन ऑक्यूपाई करता है। इस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था Ka(ε0/d)। ये हमारा कैपेसिटर पूरा पूरा डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है, ये कैपेसिटर भी पूरा पूरा डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है। तो C1 के लिए हमारा ये वाला रिजल्ट यूज होगा, फुल्ली फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक। कितना हो जाएगा यहां पर, K1 एरिया है a/2 ε0/d और C2 आएगा K2 एरिया इसका भी a/2 ε0/d। और अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये दोनों पैरेलल में है। ये वाला इससे जुड़ा हुआ है। कोई कहता है क्यों जुड़ा हुआ है, बेसिकली ये तो एक ही प्लेट थी ना, हमने अलग अलग माना है पर ये दोनों आपस में जुड़े हुए तो थे, यानी ये दोनों प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई थी। और ऐसे नीचे वाले जो दोनों हैं ये आखिर एक ही प्लेट तो थी, हमने ही तो अलग अलग माना है, यानी ये दोनों प्लेट जुड़ी भी तो थी। तो अब देखो इस कैपेसिटर की ऊपर वाली प्लेट्स भी जुड़ी हुई है, नीचे वाली भी जुड़ी हुई है, यानी दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल में जो इक्विवेलेंट होता है वो होता है C1 प्लस C2, यानी K1 A(ε0/2d) प्लस K2 A(ε0/2d)। तो इसको आप लिख सकते हैं A(ε0/d) ब्रैकेट में K1 प्लस K2/2। देखो A(ε0/d) मैंने कॉमन ले लिया और क्या बचा, K1 प्लस K2/2। तो ये हमारी टोटल कैपेसिटेंस आ गई इस केस में, क्वेश्चन नंबर 42 में। अब देखो अगर ये समझ में आया है तो यही लॉजिक अप्लाई करके देखो क्वेश्चन नंबर 43 पे कैसे अप्लाई होगा ये। थोड़ा सा इसी से आपको हिंट मिलना चाहिए कि जैसे ये करा था, इस बार भी क्या करिए, बीच में एक इमेजिनरी प्लेट अज्यूम कर लो। मान लो बीच में एक प्लेट, इसको d/2 करो, इसको भी d/2 करो, और
इनको दो अलग अलग कैपेसिटर मान लो, कुछ इस तरीके से। ये एक ऊपर वाला कैपेसिटर हो गया, और ये कैपेसिटर जो है ये K1 स्लैब से फुल्ली फिल्ड है। इसका एरिया तो A ही रहेगा, ध्यान से देखिएगा, इसका एरिया तो A ही रहेगा, पर इसकी जो थिकनेस है वो D/2 हो गई। ऐसे ही नीचे वाले को थोड़ा सा दूर अलग करके बनाओ, जिससे कि फर्क समझ सको। मैंने एक प्लेट अज्यूम करी है बीच में, मैंने अज्यूम करा है यहां प्लेट्स हैं, तो ये हमारा दूसरा वाला कैपेसिटर है। प्लेट का एरिया तो A है, पर ये जो डिस्टेंस है ये D/2 है। और जो नीचे वाला कैपेसिटर है ये फुल्ली फिल्ड है विद डाइलेक्ट्रिक K2, और बेसिकली ये यहां से जुड़े हुए ही हैं, तो इसको जोड़ दीजिए। तो अगर अब आप ध्यान दें तो दीज आर टू कैपेसिटर्स लाइक दिस, C1 और उसके नीचे उसके आगे C2। ऊपर वाला जो है वो फिल्ड विद K1 है, और नीचे वाला जो है वो फुल्ली फिल्ड विद K2 है। तो आपने क्या करना है, फुल्ली फिल्ड वाला फॉर्मूला लगाना है, KA/0/D, वहां से C1 निकालना है, C2 निकालना है, और फिर 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2, और उसको रेसिप्रोकल करके C इक्विवेलेंट निकालना होगा। ठीक है ना? दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, समझ में आया दोनों में फर्क? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल्स में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताते हैं, एक शॉर्टकट। आगे चलने से पहले एक हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास 4 कैपेसिटर्स हैं, चारों मान लीजिए C हैं, सीरीज में लगे हुए। ये शॉर्टकट हमारा सीरीज का है। अब सीरीज में आपको मैंने कहा नेट कैपेसिटेंस निकालो, यानी यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C प्लस 1/C, ये हो जाएगा 4/C, और फिर आप C इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल से निकालेंगे C/4। अब ऐसे देखिए, ये 4 कैपेसिटर थे, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई C/4। अगर मैं कहूं हमारे पास सीरीज में n कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, n कैपेसिटर्स, कुछ भी हो सकता है, 10 है, 20 है, जितने मर्जी कैपेसिटर्स हैं, लेट अस से n कैपेसिटर्स हैं। अब इनका C इक्विवेलेंट कितना होगा? सब बराबर है, C1 C2 C3 नहीं है, दे आर इक्वल कैपेसिटर्स। हमारा शॉर्टकट या हमारी ट्रिक सिर्फ तभी चलेगी अगर ये सारे कैपेसिटर्स बराबर हैं। अब आप कैसे निकालेंगे? 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, n टाइम्स करेंगे तो 1/C इक्विवेलेंट आ जाएगा n/C। रेसिप्रोकल करोगे, क्या फॉर्मूला आएगा? C/n। बहुत जगह ये काम आएगा आपके। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/n, जहां n है नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। देखो कहां पर कैसे कर सकते हो। सपोज मैंने आपको कहा मेरे पास कैपेसिटेंसेस थे, लेट अस से 20 माइक्रोफैराड, ये 20 है सारी, 1 2 3 4 5, वी हैव 5 कैपेसिटर्स, 20 माइक्रोफैराड 20 माइक्रोफैराड के। आपको बताना है C इक्विवेलेंट कितना होगा। अब आप ये फॉर्मूले से तो कर ही सकते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C प्लस 1/C, वो तो ठीक है, पर हम टाइम सेव करना चाह रहे हैं तो सीधा सीधा शॉर्टकट लगा दो, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/n, यानी 20 डिवाइडेड बाय कितने हैं ये? दे आर 5, तो व्हाट इज द C इक्विवेलेंट? 4, और यूनिट क्या ही रहेगा? 4 माइक्रोफैराड।
जितने कैपेसिटर्स हैं उतने से उसकी कैपेसिटेंस को डिवाइड कर दो। यानी सीरीज में लगाने से जो नेट कैपेसिटेंस आती है वो C/N हो जाती है, प्रोवाइडेड सारे बराबर हैं। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस डिस्कस असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 52। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 52 में एक ये कॉम्प्लिकेटेड सी फिगर दी हुई है। वो कह रहा है ये बहुत सारे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं ए और बी के आगे। फाइंड द नेट कैपेसिटेंस इन चार्ज स्टोर्ड ऑन द सिस्टम। सिस्टम यानी सब पे मिलाकर, अलग अलग नहीं निकालना है, इस पे कितना इस पे कितना है, टोटल निकालना है ऑन द सिस्टम। कैसे करोगे? फिगर को देख के आपको डरना नहीं है कि बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, अब क्या होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से एक एक करके कंबाइन होते चले जाएंगे। और अभी जो मैंने आपको सीरीज का शॉर्टकट बताया C = C/N, वो भी अब अप्लाई करके देखेंगे कैसे हो जाता है। कहां से हम इसको स्टार्ट करें? आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना इस टाइप के क्वेश्चंस, अपनी असाइनमेंट में से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको देखते ही पता लग जाया करेगा कि हमें कहां से स्टार्ट करना है। पहला क्वेश्चन अगर कर रहे हो हाँ तब मुश्किल हो सकती है, और थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, देखते ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ यहां से स्टार्ट करना है। इसमें हम स्टार्ट करेंगे इस रीजन से। ये 3 कैपेसिटर्स, ये देखिए ये दोनों सीरीज में है, इनकी ये वाला प्लेट्स जो है जुड़ी हुई है और बीच में से कोई और कनेक्शन नहीं है। ऐसे ही ये और ये देखो ये तीनों सीरीज में है। इसकी ये वाली प्लेट इससे जुड़ी हुई है और इसकी ये वाली प्लेट इससे जुड़ी हुई है सीरीज में, और तीनों सेम है। कितने कैपेसिटर्स हैं सीरीज में? वी हैव 3 कैपेसिटर्स और तीनों की कैपेसिटेंस सेम है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा? सीधा अभी शॉर्टकट बताया था वो यूज भी हो रहा है। C/N, व्हाट इज द कैपेसिटेंस? 3 मिलीफेराड डिवाइडेड बाय कितने कैपेसिटर्स हैं सीरीज में? 3, यानी इनका इक्विवेलेंट आ गया 1 मिलीफेराड। ठीक है ना? तो अगली फिगर जो आप बनाओगे उसमें क्या करना, इन तीनों को हटा देना, इन तीनों की जगह एक इक्विवेलेंट शो कर देना इनका 1 मिलीफेराड। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप, ये दोनों पैरेलल में हो गए, 2 और 1 पैरेलल में तो ऐड हो जाते हैं। 2 और 1 कितना देंगे? दे विल गिव अस 3 मिलीफेराड। मुश्किल नहीं है, बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं बट बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा। अब फिर से वही लॉजिक अप्लाई होगा। ऊपर वाले जो कैपेसिटर्स हैं सीरीज में है, पिछली बार की तरह बिल्कुल ये तीनों देखो सीरीज में हो जाएंगे। जो लॉजिक पहले दिया था सेम लॉजिक यहां पे देना है, और अगेन शॉर्टकट आपका फिर से यूज होगा क्योंकि तीनों की कैपेसिटेंस सेम है। तो C इक्विवेलेंट होगा 3 मिलीफेराड डिवाइडेड बाय 3, यानी 1 मिलीफेराड। ये तीनों मिलाकर आपको 1 मिलीफेराड देंगे। तो आप लोग देखिए कैलकुलेशन बहुत मुश्किल नहीं है, वही लॉजिक फिर से अप्लाई हो जाएगा। ये 2 और 1 पैरेलल में है, 2 और 1 पैरेलल में है, ये देंगे मुझे 3। देखिए 3, 3 और 3 फिर से सीरीज में है, फिर से शॉर्टकट अप्लाई होगा। तो आप कह सकते हो A और B के बीच में जो नेट कैपेसिटेंस आई, ये तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 3, 3 और 3 मुझे देंगे 3/3, यानी C इक्विवेलेंट इज 1 मिलीफेराड। क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द नेट कैपेसिटेंस, सो दिस इज द नेट कैपेसिटेंस एंड द चार्ज स्टोर्ड ऑन द सिस्टम। उसने A और B के बीच में एक बैटरी कनेक्ट करी है, उसने दिया है 900 वोल्ट की बैटरी है। अब चार्ज आप निकाल सकते हो, Q = CV। कैपेसिटेंस है 1 × 10⁻³ मिली में है और वोल्टेज है 900।
तो दिस बिकम 0.9 कूलम। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन 52? 53 लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 53 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। वो कह रहा है वोल्टेज अक्रॉस अ कैपेसिटर इज डबल्ड। हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस एक सेल लगा हुआ था, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है, एक सेल लगा हुआ था V वोल्टेज का। हमने क्या करा, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज डबल्ड। हमने उस कैपेसिटर के अक्रॉस जो सेल था, अब वो V की जगह 2V कर दिया। ध्यान से क्वेश्चन को समझो। द वोल्टेज विच वॉज गिवन टू दिस कैपेसिटर, वो वोल्टेज डबल कर दी गई है। पहले V थी, अब 2V हो गई। तो ऐसा करने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ेगा? अब कुछ बच्चे देखो इसको कैसे करते हैं। वो कहेंगे रीजन मुझे Q इक्वल टू CV, वो कहेंगे यहां से C इज इक्वल टू Q बाय V। जब आपने वोल्टेज डबल कर दी तो कैपेसिटेंस हाफ हो गई, वो ये रीजन देंगे। एक चीज को ध्यान से समझो, यही कॉन्सेप्ट है। वोल्टेज को डबल करने से कैपेसिटेंस पे देयर विल बी नो चेंज। इस फॉर्मूले में Q और V एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। अगर मैं वोल्टेज डबल करूंगा तो चार्ज स्टोर डबल हो जाएगा, वोल्टेज हाफ करेंगे तो चार्ज हाफ हो जाएगा, यानी प्रोपोर्शनैलिटी Q और V की है। कैपेसिटर पर कितना चार्ज स्टोर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि सेल की वोल्टेज कितनी है। इस फॉर्मूले में आने वाला प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आप कह सकते हैं कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस इन दोनों पर डिपेंड नहीं करती है, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। चार्ज वोल्टेज एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, कैपेसिटेंस इन दोनों पर डिपेंड नहीं करती। अगर मैं इस फॉर्मूले से ऐसे लिखूं C इज इक्वल टू Q बाई V, जब आपने वोल्टेज डबल करी तो चार्ज भी डबल हो गया, कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कैपेसिटेंस पे देयर इज नो इफेक्ट। इसको आप अपने 10th में ओम्स लॉ से कंपेयर कर सकते हैं, V इज इक्वल टू IR। जब मैं वोल्टेज डबल करूंगा तो रेजिस्टेंस डबल नहीं होगी, वोल्टेज और करंट में प्रोपोर्शनैलिटी है। V डबल करोगे I डबल होगा, I डबल करोगे V डबल होगा। R जो है वो इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। तो सेम यहां पर कैपेसिटेंस की वैल्यू Q और V पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है ना। सेकेंड पार्ट, चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा? जब मैं वोल्टेज डबल करूंगा तो चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा? चार्ज भी डबल हो जाएगा। और एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा? एनर्जी का आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए यहां पर, हाफ CV²। हाफ तो हाफ ही रहा, कैपेसिटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और वोल्टेज क्या हो रही है? वोल्टेज डबल हो रही है और उसका स्क्वायर है। वोल्टेज डबल हो रही है और डबल का स्क्वायर हो रहा है, यानी एनर्जी जो है इट बिकम्स 4 टाइम्स। अगर पहले एनर्जी U थी, अब एनर्जी 4U हो गई। ठीक है, देखो कोई भी क्वेश्चन इसमें से हो सकता है 1 मार्कर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ जाए। आपके पेपर में देयर विल बी 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। कोई भी एक पार्ट इसका ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक की तरह या MCQ फॉर्मेट में पूछ सकता है। तो बाकी क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करिए, जो आपकी प्रैक्टिस असाइनमेंट है और जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं उनको ट्राई करो, उनके आंसर्स भी अवेलेबल हैं। और अगर कोई डाउट होता है तो फिर हम डिस्कस करेंगे।